हेलो एवरीवन, शिक्षा विधि में सबका स्वागत है। साइंस का टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। साउंड हमने शुरुआत किया था फिजिक्स से, और हमने पीछे पढ़ा था कि साउंड के बारे में मेन बातें, हियरिंग सिस्टम क्या है, वेव किस टाइप से बनती है, साउंड किस टाइप की वेव है। तो साउंड का प्रोपोगेशन हम समझना है, क्योंकि वो एक वेव है, तो प्रोपोगेट कैसे करेगी अब यहाँ फोकस करना है। सबसे पहली बात, साउंड के बारे में हम जान चुके हैं। साउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगर वो मैकेनिकल वेव है तो ये बात क्लियर है कि बिना किसी मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर सकती। तो एक सिंपल नोट लिख लें, साउंड नीड ए मीडियम टू ट्रैवल। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना किसी मीडियम के वो नहीं चल सकती। अब बात है हाउ इट प्रोपोगेट, ये संचरण करती कैसे है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि हमेशा किससे पैदा होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, जो कंपयमान वस्तुएं हैं वही ध्वनि पैदा करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बेटा ये एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, कोई इस टाइप का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये दो तरीके से गति करेगा, तो वाइब्रेशन करनी है। वाइब्रेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है सिंपल भाषा में? वाइब्रेशन का मतलब होता है डेविएशन। क्या मतलब होता है? डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रॉम द मीन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मध्य स्थिति है, मध्यमान है, ये है उसका। तो यहां से वो स्लाइटली लेफ्ट को मूव करे या स्लाइटली राइट को मूव करे, हल्का सा दाएं या हल्का सा बाएं हिलना कंपन कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। और जब वाइब्रेशन होती है तभी साउंड पैदा होती है। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की दो मूवमेंट हुई भाई। ये ऑब्जेक्ट एक बार आगे की तरफ झुका, आगे की तरफ झुका तो कैसी मूवमेंट कहलाई? ये फॉरवर्ड मूवमेंट। उम्मीद करता हूं पिछला पार्ट आपने प्रॉपरली देखा है, फॉरवर्ड मूवमेंट। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा फॉरवर्ड ही मूव करती रहेगी, मुझको तो वाइब्रेट करना है ना बेटा। एक बार आगे गई तो फिर पीछे आएगी, मीन पोजीशन से ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी वो। तो फॉरवर्ड के बाद कैसी मूवमेंट होगी? बैकवर्ड मूवमेंट। एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक बैकवर्ड मूवमेंट। इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम जानते हैं साउंड ऊर्जा का ही एक रूप है, ध्वनि ऊर्जा का रूप है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी वेव के रूप में ट्रांसमिट होती है। तो जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट में आती है तब इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। सारे पार्टिकल क्लोज 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 इकट्ठे हो जाते हैं, ऊर्जा ज़्यादा मिलती है उनको। तो एक इस प्रकार का क्षेत्र बन जाता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेशन बन जाता है, सारे पार्टिकल के ऊपर दबाव ज़्यादा होता है। कंप्रेशन का मतलब हाई प्रेशर। हाई प्रेशर हिंदी भाषा में आप क्या कहेंगे इसे? कंप्रेशन को क्या कहते हैं? संपीड़न। और संपीड़न क्षेत्र कैसा होता है? उच्च दाब क्षेत्र होता है ये। अच्छा बताओ, जब ये फॉरवर्ड मूवमेंट थी तब ये हाल था, जब मूव करते 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 बैकवर्ड गया तो पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगना बंद हो गया। ये पार्टिकल कैसे हो जाएंगे? दूर दूर फैल जाएंगे। पार्टिकल्स का रोल क्या है आप जानते हैं, पिछली लेक्चर के अंदर समझाया था। वेव जो होता है वो एक किस्म की डिस्टरबेंस है। पार्टिकल मूव करेगा, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्ट्राइक करेगा, साइड वाले पार्टिकल से टकराएगा, अपनी ऊर्जा ट्रांसमिट कर देगा, वापस मेन पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। यही वेव थी। तो साउंड वेव उसी प्रकार से पार्टिकल की मूवमेंट से, मतलब पार्टिकल की डिस्टरबेंस से ही चलती है। तो जब आगे की तरफ आई तो हाई प्रेशर लगा, जब पीछे की तरफ चली गई तब कैसा रीजन बन गया? लो प्रेशर रीजन बन गया। हाई प्रेशर नहीं रहा बेटा, लो प्रेशर रीजन। और लो प्रेशर रीजन को आप क्या कहेंगे? आप बेटा इसे नाम देंगे रेयरफैक्शन। ये विरलन का क्षेत्र, वो संपीड़न का था, ये क्या बना?
विरलन का, कम दाब। तो इस प्रकार से साउंड चलती है। मैं स्पीकर हूँ, बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे, स्पीकर मतलब माइक वाला स्पीकर मत बोल देना, स्पीकर इज समथिंग दैट प्रोड्यूस साउंड। तो अभी जब मैं बोलता हूँ, फिर ब्रेक लेता हूँ, फिर बोलता हूँ, तो जब मैंने बोला तब मेरे आसपास का जो पार्टिकल है, बिल्कुल मेरे फेस के पास का जो रीजन है वो हाई प्रेशर रीजन होगा। ब्रेक दिया, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन रुकी, तो क्या हुआ, ये साउंड जो यहाँ तक पहुंची है, यहाँ पे दूर दूर पार्टिकल हो गए। फिर से मैंने बोला, फिर एक ऊर्जा निकली तेज, इस टाइप से चलते चलते वो आप तक पहुंच रही है। तो एक बार हाई प्रेशर, एक बार लो प्रेशर, उसके बाद दोबारा कैसा बनेगा, क्योंकि फिर से फॉरवर्ड मूवमेंट आएगी, फिर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा, कंप्रेशन रीजन, और उसके बाद बैकवर्ड मूवमेंट बनेगी, तो कैसा बनेगा, रेयरफेक्शन। और कहाँ तक पहुँच जाती है ये, लिसनर तक पहुँच जाती है, श्रोता तक पहुँच जाती है। तो साउंड कॉन्जुगेटिव रेयरफेक्शन और कॉन्जुगेटिव कंप्रेशन के थ्रू ट्रेवल करती है। ठीक है, कंप्रेशन से फिर कंप्रेशन आएगा, रेयरफेक्शन से फिर रेयरफेक्शन आएगा, इस टाइप से साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, सक्सेसिव कंप्रेशन और सक्सेसिव रेयरफेक्शन के थ्रू। अब ये चीज अगर आप जानते हैं आपकी अपनी भाषा में इसको लिखना, तो मैं ये मीन पोजीशन ले लेता हूं बेटा। यहां से साउंड ने चलना शुरू किया था, चलती चलती ऐसे पीक तक पहुंची, फिर नीचे गिरी, फिर पीक तक पहुंची, फिर नीचे गिरी, और ये पहुंच गई इस प्रकार से। बेटा ये वाला कौन सा रीजन है, ये कंप्रेशन रीजन है जो हाई प्रेशर है। ये कैसा रीजन है, रेयरफेक्शन रीजन है, लो प्रेशर है। ध्यान रखो, जो ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है ना, यूं बना हुआ है, यूं यूं यूं, अपर पार्ट, अपर पार्ट कहलाता है क्रस्ट। तो जो लोअर पार्ट है ये कहलाता है ट्रफ। अपर पार्ट क्रस्ट कहलाता है, लोअर पार्ट ट्रफ कहलाता है। तो एक सिंपल बात है, आप बात करते हैं कभी कभार वेव लेंथ की, वेव को आपने समझ लिया, लेंथ का मतलब दूरी, तो वेव ने जो दूरी कवर की वो वेव लेंथ कहलाई। तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, ये जो वैली होती है ट्रफ कहलाती है, जो वैली पोर्शन है। दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, यही क्या कहलाती है, वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, एल्स ट्रफ भी कह सकते थे। ये क्या है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहलाएगा बेटा। ये दो क्रमागत क्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी है वो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। या आप इसको दो सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच की डिस्टेंस को भी क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ, क्योंकि उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये और कुछ नहीं है, ये उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि साउंड ट्रेवल कैसे करती है, प्रोपोगेट कैसे करती है, ये पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये जो वीडियोज आप देख रहे हैं साउंड की, आपके जितने भी एग्जाम हैं, हरियाणा लेवल पे, एचटेट लेवल पे, सीटेट लेवल पे, केवीएस पे, एसएससी, सीपीओ, जीएलसी, एचएसएल, ये हर जगह काम आनी है। आर्मी जीडी में 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है ना। और इतने प्रॉपर मैनर से, इतने पेशेंस से और डिटेल्ड मैनर से आपको साइंस कहीं कवर करवाई नहीं मिलेगी। वीडियो पूरा देखना, छोटी छोटी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ताकि आपको भी परेशानी ना हो, बाकायदा आप उसको पूरा देखता रहें। देखेंगे नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं उस चीज़ का। डाउट बने वो आप अपना पूछ सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। विशेषताएं क्या है, सबसे पहली विशेषता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता, इंटेंसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। एक सिंपल भाषा में बात कहूं, अभी मैंने बोला, आप कहेंगे सर आवाज तेज हो गई, फिर मैंने बोला आपने सर बहुत धीमे धीमे बोल रहे हो, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। ये जो डिफरेंस है बेटा, यही इंटेंसिटी है। लाउडनेस या सॉफ्टनेस, ऊंची आवाज है या मृदु कोमल आवाज है,
ये जो डिफरेंस होता है यही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है। मतलब कितनी एनर्जी से साउंड प्रोड्यूस की गई है वही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी कहलाता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल में से कितनी ऊर्जा पास होती है, यही क्या है, तीव्रता है उसकी। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। तो इसके हिसाब से दो टाइप की साउंड है बेटा, लाउडनेस और सॉफ्टनेस। लाउडनेस में ज़्यादा एनर्जी होती है तो ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, इसमें कम एनर्जी होती है तो कम इंटेंसिटी होती है। अब जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्केयर के। अब आप कहें सर ये एम्पलीट्यूड नाम की बीमारी क्या आ गई, मैं बताता हूँ बेटा। हमने क्रस्ट बनाई थी, ये वाइब्रेशन का जो ये वाला पॉइंट है ना बेटा, ये वाला पॉइंट ये पीक है, इसके बाद ये गिरना स्टार्ट करेगी, इससे पहले ये ऊपर चढ़ रही थी, ये पीक पॉइंट है। ये पीक पॉइंट ही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये पीक पॉइंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। मतलब मैक्सिमम वाइब्रेशन फ्रॉम योर मीन पोजीशन, अपनी मध्य स्थिति से सर्वाधिक विचलन जो है, सर्वाधिक विचलन, वही क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड, आयाम कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात भी समझ में आई होगी। और मैं इतनी डिटेल यूज कर रहा हूं कि नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी इसको आसानी से समझ लेगा बिल्कुल। देखो जरा बेटा, जो ऐसा यूनिट है साउंड इंटेंसिटी की, वो होती है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि साउंड की जो यूनिट आप रखते हो बेल या डेसिबल रखते हैं, आप बेल या डेसिबल रखते हैं, ठीक है ना, वो कॉमन यूनिट है। हम साउंड की जब इंटेंसिटी की बात करेंगे तब माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा ये जो वेरियस डेसिबल्स हैं ये कितनी हमें याद रखनी है। सबसे पहले होती है बेटा हार्ट बीट, हृदय की गति, जिसको आप सुन नहीं सकते। बेल तो बड़ी यूनिट होती है, ध्यान रखना, हम इसको नॉर्मली डेसिबल में देखते हैं, जो बेल का 10वां हिस्सा है डेसिबल्स के अंदर देखनी थी। हृदय की जो गति होती है सुन नहीं पाते, ये रेस्पिरेशन की भी होती है। रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है ना आपका सामान्य श्वास, उसकी भी यही साउंड होती है, सामान्य श्वास। सामान्य श्वास होता है 10 डेसिबल का हार्ट बीट। 10 डेसिबल की साउंड आप सुन नहीं सकते। लेकिन उसके बाद जो आती है बेटा, वो आती है जो आप हमेशा करते हैं, चुगली, है ना, गॉसिप, फुसफुसाहट। इसको आप दो लोग आपस में बैठ के चुगली करते हैं एक दूसरे की, मतलब आपस में तो सुनने चाहिए। ये कितनी होती है, 15 से 30 डेसिबल, 15 से 30 डेसिबल। गॉसिप के बाद क्या आती है बेटा, टॉकिंग, टॉक्स, सामान्य बातचीत जो आप करते हैं। ये एक ऐसी आवाज़ है जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन सकते हैं इसको, सामान्य बातचीत। ये होते 30 से 60 डेसिबल तक, 30 से 60 डेसिबल तक, ठीक है। नॉर्मली जो आप ट्रैफिक की साउंड सुनते हैं बेटा, इसकी ट्रैफिक साउंड होती है 70 डेसिबल की। फैक्ट्री का जो साउंड होता है, फैक्ट्री से जो पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन कह देते हैं कभी कभार, फैक्ट्री से जो ध्वनि निकलती है वो होती है 80 डेसिबल की। और जो हमारे फाइटर जेट हैं, एरोप्लेन वगैरह हैं, खासकर फाइटर जेट की साउंड ज़्यादा होती है। डीजे वगैरह है जो गाने बजते हैं जिसके ऊपर, ये होती है 120 डेसिबल की, ठीक है, 120 डेसिबल। जो लाइटनिंग होती है ना बेटा, आसमानी बिजली चमकती है, वो गरजते बड़ी जोर से, वो होती है 150 से 180 डेसिबल की। बहुत भयंकर साउंड होती है 150 से 180 डेसिबल। लेकिन WHO ने कुछ निर्धारित किया है। WHO ने क्या निर्धारित किया है, जो नॉइज़ पोल्यूशन माना जाएगा, नॉइज़ पोल्यूशन। ऐसा नहीं कि नॉइज़ पोल्यूशन जो बच्चों को समझाते हैं तब तो ये कहते हैं भाई जो कानों को अच्छी ना लगे, अप्रिय ध्वनि, ज़्यादा खतरनाक हो। लेकिन WHO का स्टैंडर्ड है 85 डेसिबल का। क्या स्टैंडर्ड है, 85 डेसिबल, या इससे जितनी भी ज़्यादा है वो सारे के सारे क्या मानी जाएगी, नॉइज़ पोल्यूशन।
तो ऑब्वियसली बात है WHO ने अगर नॉइज पोल्यूशन डिसाइड किया है तो WHO ने बेस्ट क्वालिटी साउंड भी डिसाइड की होगी। सर्वोत्तम गुणवत्ता मतलब कहाँ पर सुनने से कान खराब नहीं होते। बेस्ट क्वालिटी का जो साउंड है बेटा अकॉर्डिंग टू WHO, और वही हमने मानना है, 45 डेसिबल का होता है बेस्ट क्वालिटी साउंड, 45 डेसिबल का होता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखें रेजिडेंशियल एरिया, जो रिहायशी इलाके हैं, रेजिडेंशियल एरिया, रिहायशी इलाके, यहाँ ध्वनि दो पार्ट्स के अंदर बटी हुई है। 60 डेसिबल रात के लिए, सॉरी दिन के लिए, और 45 डेसिबल रात के लिए। ये हमारे जो नगर निगम होते हैं वो लिमिट लगाते हैं फैक्ट्रियों के ऊपर कि आपकी आवाज़ इससे ज़्यादा नहीं निकलनी चाहिए। तो ये वेरियस डेसिबल्स हैं जो इम्पोर्टेंट डेसिबल हैं, जो हमें याद रखने चाहिए, ये वो हैं बेटा। ठीक है, तो आगे भी है बट वो थोड़ा सा क्या है कि अभी और खींचूंगा मतलब वीडियो लेंथी हो जाएगी। मैं छोटी छोटी वीडियो आपको बना के अपलोड करूंगा, लेकिन रोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ लेना, और वीडियो को देखना ज़रूर पूरा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो डिमांड होगी उस टाइप की वीडियोस मैं बना के प्रोवाइड करता रहूँगा। जस्ट आपको कमेंट के अंदर मेंशन करना है इफ़ यू आर सब्सक्राइब ऑफ अवर चैनल। चलिए बेटा, आपके सबको फ्यूचर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।